गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, यू मोस्ट वेलकम। आज हम बात करेंगे मॉड्यूल 4 का अध्याय 15 प्रकाश के बारे में बात करेंगे, यानी प्रकाश ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। और ये जो चैप्टर है बहुत ही दमदार चैप्टर है। हम दमदार जोशीले अंदाज में पढ़ेंगे और जो मैं बताऊंगा उस तरीके से बताऊंगा कि आपको कभी लगेगा ही नहीं ये चैप्टर हार्ड है। और ऐसे ऐसे तरीके से बताऊंगा और कुछ ऐसे ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत सारे चीज़ों को सिखाऊंगा। आप प्रॉपर आखिरी तक वीडियो देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोशिश हमेशा होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई डाटा इशू नहीं है तो 360 पे आप इस वीडियो क्वालिटी को देखेंगे तो बहुत ही बेटर आएगा। सो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए। तो जैसा कि मैंने बताया ये अध्याय 15 प्रकाश ऊर्जा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रकाश के बारे में, क्योंकि जब हम लिखते हैं प्रकाश ऊर्जा, इसको बोलते हैं लाइट एनर्जी। आप कहोगे सर प्रकाश तो मेरे दोस्त का भी नाम है, क्या आप उसके बारे में बता रहे हैं? तो मेरा नाम सूरज, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे आसमान में चमकने वाला वो लाइट देने वाला सूरज तो प्रकाश का मतलब एक ऊर्जा है। लोगों ने नाम रखा है, नाम तो लोग रखते हैं दूसरी चीज़ों को देखकर ही नाम रखते हैं। तो प्रकाश का मतलब क्या होता है? प्रकाश से हम चीज़ों को देख पाते हैं। मैं आपसे पूछूं कि आपको कैसे दीवार दिखाई दे रहा है, कैसे आप मतलब चीज़ों को देख पाते हैं? तो उसका एक कारण होता है कि हम प्रकाश की वजह से ही देख पाते हैं। क्योंकि आप देखिए ज़रा सा कि जब आप सिनेमा हॉल में मूवी थोड़ी देर से स्टार्ट हो जाती है, फिर आप अंधेरे में जाते हैं तो आपको दिखाई नहीं देता है। हालांकि इसके पीछे भी कारण है हमारी आँखों का, जो वो रेटिना वगैरह का मैं बताऊँगा इस अध्याय के आखिरी में बताऊँगा, तो आप बने रहिएगा। मैं आज आपको बताने वाला हूँ सबसे पहली चीज़ कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। क्योंकि जो चीज़ें हमें दिखाई देती है वो किन वजह से दिखाई देती है। देखिए जैसे ये मार्कर यदि आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ट्यूबलाइट मेरी जल रही है, ये लाइट यहाँ पर आ रहा है। और ये वाला जो लाइट है, ये लाइट, ये कैमरा कहिए या आपका आँख कहिए, मतलब ये कैमरा ही आपका आँख है जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ से ये लाइट आया, यहाँ पर क्या किया, टकराया। टकराने के बाद जो है इसने रिफ्लेक्ट किया, जिसको बोलते हैं क्या परावर्तन किया। तो इसने नीले कलर का परावर्तन किया, इसने लाल कलर का परावर्तन किया, इसने आप देखेंगे अलग अलग कलर का परिवर्तन किया जो आपकी आंखों तक पहुंचा और आपको दिखाई देता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अलग अलग रंगों का अलग अलग परावर्तन होता है। खैर ये भी हम जानेंगे कि किस रंग का सबसे ज़्यादा किसका परावर्तन होता है, किसका सबसे कम होता है। आपने देखा होगा कि एक क्या जनरली जो है ट्रेन के लिए सिग्नल के लिए हरी झंडी और खतरे के लिए लाल लाल कलर को दिखाया जाता है। तो शिवाजी द बोस में आपने देखा होगा कि जो रजनीकांत होते हैं वो इस तरीके से जो है ये करते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं वरना रेल की पटरी के सामने आ जाएंगे। तो होता क्या है, वहाँ पर वो उनका पाँव जो है वो पटरी में फंस जाता है। तो फिर क्या होता है, वो फिर आगे का ड्रामा है, वो हीरोइन आती है, फिर लाल कलर के कपड़े होता है, अपने दुपट्टा को इस तरह से करती है। तो मतलब लाल कलर जो है दूर से दिखाई दे देता है। आपने सिग्नल पर भी देखा होगा कि लाल कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, येलो कलर होता है। ये कुछ ऐसे कलर होते हैं जो सबसे ज़्यादा जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तन करते हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले जो हमने ये तो पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया भाई कि ये जो प्रकाश होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिससे हम चीज़ों को देख पाते हैं। हालांकि ये चीज़ें मैं नहीं लिखूंगा, ना ये रटने वाली चीज़ें हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश ऊर्जा के बारे में कुछ बोलिए तो आप क्या बोलेंगे? प्रकाश ऊर्जा ऊर्जा का वह रूप है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। एक बात तो ये हो गई। अब हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए दो चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन आप पढ़ेंगे, और दूसरी चीज आप पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इन्हीं दोनों पर हमारा चैप्टर घूमेगा। यदि मैं प्रकाश के परावर्तन की बात करूं तो यहां पर आप किसके बारे में पढ़ेंगे? यहां आप पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। और अगर प्रकाश के अपवर्तन की बात करूं तो यहां पढ़ेंगे लेंस के बारे में। तो देखो जो मैं आपको बता रहा हूं हम इन्हीं चीजों पढ़ेंगे। फिर दर्पण दो तरह का होता है, एक होता है समतल दर्पण, फिर एक होता है गोलीय दर्पण। दर्पण दो तरह का हो गया, लेंस तो आप जानते ही हो। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे यहाँ पे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमारा जो है वो है प्रकाश का परावर्तन। क्योंकि कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश की किरणें आती है और किरणें आने के बाद क्या होता है, वो परावर्तित होकर क्या हो जाती है, वापस उसी दिशा में लौट जाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कुछ और बेसिक चीज़ें। जैसे हम समझते हैं कि प्रकाश की किरणें क्या होती, किरण पुंज क्या होता है।
देखिए ये किरण पुंज की बात करूं तो किरण पुंज में बहुत सारे प्रकाश होते हैं। जैसे अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर मान लो कि प्रकाश की किरणें निकल रही है तो एक नहीं निकलेगा, बहुत सारे निकलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से, इस तरह से। तो ये देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, अपसरित हो रहा है, यानी ये फैल रहा है, जैसे टॉर्च में फैलता है, ये फैल रहा है, ये अपसरित हो रहा है। ये क्या हो रहा है, अपसरित हो रहा है। ठीक, लेकिन आप देखेंगे कि अगर एक ही पॉइंट पे आ रहा है, जैसे ये इधर से आया, ये इधर से आया, ये इधर से आया, ये इधर से आया, तो इसको बोलते हैं अभिसरित हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये अभिसरित हो रहा है। और कुछ प्रकाश की किरण पुंज ऐसे होते हैं जो समांतर जो होती है, इस तरह से, इसको बोलते हैं ये समांतर है। ये समांतर मतलब आप जानते होंगे बेहतर, पैरेलल है। तो ये प्रकाश की किरण पुंज होते हैं। लेकिन हम अब जब रे डायग्राम बनाएंगे, यानी कि किरण का जो है आप डायग्राम बनाएंगे, तो उस डायग्राम में, पिक्चर में हम एक या दो या तीन किरणों का ही इस्तेमाल करेंगे। यदि हम एक से ज़्यादा किरणों का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो है बहुत ही क्रिटिकल फिगर बन जाएगा, बिल्कुल अजीब सा दिखेगा। यहाँ पे जैसे गंदे बच्चे होते हैं तो हम गोद में लेना पसंद नहीं करते ना, वैसे ही आपके रिजल्ट, जो टीचर आपका कॉपी चेक करेगा, आप इस तरह से गंदगी फैला दोगे तो खटाखट खटा लड्डू बैठा देगा, फिर वो लड्डू खिला के खुश कर देगा आपको। तो ये किरण पुंज के बारे में हमने सीख लिया। किरण पुंज क्या होता है, तो प्रकाश का जो परावर्तन है वो दो तरीके का होता है। देखिए तल होता है, तल, एक खुरदरा तल होता है, एक समतल होता है। तो समतल और खुरदरे में क्या फर्क है, तो अगर मैं बात करूं कि ये वाला देखिए प्लेन है, ये देखिए ये प्लेन है, और ये देखिए ये खुरदरा हो गया, यानी इस तरह से हो गया, ऊपर नीचे हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यदि आप एक दीवार पे गेंद को फेंकते हैं तो क्या होता है, गेंद कहाँ आता है, वो आप ही की दिशा की ओर आता है। तो जब वो गेंद आपकी दिशा की ओर आ रहा है, डैट मीन ये प्रकाश का परावर्तन है, जिसको दर्पण में होता है, चाहे वो समतल हो या गोलीय हो, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और यदि मैं प्रकाश के अपवर्तन की बात करूं जो आप पढ़ेंगे, तो प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें होती हैं, जो किरण पुंज होता है, वो आर पार हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा शीशा, शीशे में आप क्या देखते हैं, शीशे में आर पार दिखाई देता है। आर पार दिखाई देने का मतलब शीशे के उस तरफ वाली वस्तु जो होती है वो भी हमें दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है, इधर से प्रकाश किरण पुंज उस शीशे से होते हुए बाहर निकल रही है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो वो भी हम पढ़ेंगे। नहीं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन दो तरीके का होता है, एक होता है समतल पर, समतल फर्श पे होता है, एक खुरदरा पे होता है। लेकिन इसके कुछ नियम है। नियम क्या है, देखिए समझते हैं ध्यान से। जैसे कोई पॉइंट होगा, ये पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं। अब इस पॉइंट पे मान के चलते हैं, मैंने क्या बोला कि एक जो है, जो प्रकाश स्रोत होता है, जो स्रोत का मतलब क्या होता है, प्रकाश देने वाला, जो प्रकाश को मतलब प्रकाश को निकालता है, तो उसको बोलते हैं दीप्तिमान। दीप्तिमान का मतलब क्या होता है, मैं पहले आप देखना अपने बुक में, मैं बताता हूँ। दीप्त वस्तुएं कहते हैं। दीप्त वस्तुएं जो होता है, प्रकाश उनके अंदर से निकलता है। जैसे सूर्य हो गया, जैसे कि आप बहुत सारे दीप्त वस्तुएं को जलाते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई दीप्त वस्तुएं। आप मोमबत्ती भी जलाते हैं, वो दीप्त वस्तुएं में आ गया। तो दीप्त वस्तु से प्रकाश वो स्वयं निकालता है। और एक होता जो अदीप्त होता है। अदीप्त का मतलब होता है कि जैसे चंद्रमा, अब चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, लेकिन क्या है, सूर्य का प्रकाश जाता है वहां पर, उस पर टक्कर होता है, यानी प्रकाश का परिवर्तन होता है, जिससे हमें चंद्रमा दिखाई देता है और हमें रोशनी भी आती है। जैसे आपका दीवार, अब आपके दीवार से भी रोशनी आ रही है, तो क्या दीवार से वो निकल रहा है, नहीं भाई, वो बल्ब है, दीप्तिमान तो बल्ब हो गया। लेकिन दीवार पे क्या हुआ है, वो जितने प्रकाश की किरण पुंज से टकराकर वापस हमारी ओर आ रहे हैं, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे ये प्रकाश तो दे रहा है लेकिन ये दीप्तिमान नहीं है। तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। लेकिन अब इसको समझते हैं, ध्यान से समझना, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को समझना है, उसके बाद यूँ बड़े मज़ा आ जाएगा। जैसे देखो, ये कोई पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट पर जो है हमें कोई किरण पुंज आ रही है इस तरीके से, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट बड़ा कर देता हूं मैं। इस पॉइंट पे ये आया है, ये कोई किरण पुंज आया है। किरण पुंज को मतलब क्या बोलता है, कोई किरण आया। किरण पुंज मतलब बहुत सारे किरण आए हैं, ये एक नहीं आया, लेकिन केवल मैं एक दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, जब कोई एक आएगा, ये हमने ऐसे बॉल को फेंका, फुचुक, बॉल निकला, कुटुक, ऐसे करके निकल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इधर नहीं आएगा। क्यों इधर नहीं आएगा, क्योंकि हमने जानबूझ के ले लिया है प्लेन।
प्लेन मतलब समतल दर्पण ले लेते हैं, दर्पण लेते हैं, दर्पण की बात करते हैं ना, तो हम ले लिए, मान के चलिए समतल दर्पण ले लिया है हमने। ये कौन सा दर्पण ले लिया है हमने? समतल दर्पण ले लिया है। अब समतल दर्पण का मतलब समझते हैं? समतल दर्पण वही हो गया आपका जो आप शीशे में रोज अपना चेहरा देखते हो। आज आज बड़ा मजा आ गया, अरे आज बड़े अच्छे दिख रहे, ओ आज सांवले दिख रहे, थोड़ा सा और पाउडर लगाना पड़ेगा, अरे बाल तो मेरा मुड़ा हुआ है, थोड़ा जेल लगा लेते हैं। तो ऐसा करके जो आप रोज देखते हो ना, या नाई की दुकान पे होता है, डेट इज द समतल, प्लेन मिरर बोलते हैं इसको। तो जो समतल दर्पण होता है आपका, उसमें क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण आ रही होती है, ऐसे करके कोई प्रकाश की किरण आ रही होती है, वैसे ही देखिए आने को देखोगे तो बहुत सारे आपस में आ रहे होंगे, देख रहे हो बहुत सारे आ रहे होंगे, जरूरी नहीं एक आ रहे होंगे, बहुत सारे आ रहे होंगे, लेकिन क्या है कि हम केवल एक दिखाएंगे। तो यहाँ से ये होता ये है कि यहाँ पर अगर आप बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, बन जा मेरे भाई। देखिए यहाँ पर एक सीधा ऐसे करके जो है 90 डिग्री पर जो है ऐसा करके एक लाइन खींचते हैं, इसको हम बोलते हैं अभिलंब, यानी ठीक 90 डिग्री पर होता है। तो कहता है कि अभिलंब एक, आप कहते हैं एक, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, जो मन में बनाते हैं उसे, मतलब ये एक रियल इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब एक्चुअली में ये दिखता नहीं है अभिलंब, ये अपने दिमाग की एक उपज है। एक हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। इमेजिन करने का मतलब है कि हम मन में सोचते हैं ऐसा कि ये कोई लाइन है जो 90 डिग्री पे होगा, ऐसा हम लाइन मान के चलते हैं। जैसे पृथ्वी पर भूमध्य रेखा कहीं दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि एक ऐसी भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को जो है अगर आधा काटा जाए तो वो जो रेखा काटेगी वही भूमध्य रेखा होगा। तो ऐसा कल्पना करते हैं, हाँ कल्पना, तो कल्पना करते हैं। तो अब होता यह है कि जितना कोण इसने अभिलंब से बनाया है, ध्यान सुनिए, जितना भी कोण अभिलंब से बनाए, चाहे वो 30 डिग्री बनाए, चाहे वो 60 डिग्री बनाए, चाहे वो जितना डिग्री बनाए, ठीक उतना ही कोण से दूसरी तरफ भी ये वापस निकलेगा। इसका मतलब अगर ये वापस दूसरी तरफ निकलेगा तो ऐसा निकलेगा, ये देखिए। और ये जो कोण आप देखोगे, अब देखो जरा ध्यान से, ये वाला जो कोण होगा ये ठीक इसके बराबर होगा। यानी कि अगर हम मान के चलते हैं ये वाला कोण जितना है, आप मन में सोच लो ABCD 30 40 50 उतना ही इधर होगा। तो ये चीज़ें हमने देख लिया। आइए थोड़ा सा हम समझते हैं इनके बारे में कि इनका नाम क्या है, क्योंकि नाम बड़ा ही काम का है, बिना नाम के आप कैसे बुलाओगे इन्हें, मैं दोस्ती करवा रहा हूँ आपको। तो देखो, हेलो जी, कैसे हैं आप लोग, आप हमारे पार्टी में आए, बहुत बहुत आपका जो है वेलकम है। तो इसमें से मैं एक गेस्ट से बात कर रहा हूँ, वैसे बहुत सारे गेस्ट हैं लेकिन उनमें से केवल एक से बात कर रहा हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये विद्यार्थी लोग आपका नाम जानना चाहते हैं, बताइए आपका क्या नाम है, क्या नाम है? अच्छा, ये कह रहे हैं इनका नाम है आपतित किरण। बहुत बढ़िया नाम है जी आपका, आपतित किरण। आपके मम्मी पापा ने बहुत बढ़िया नाम रखा है, मतलब आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अच्छा, जरा इनसे बात कर लेते हैं, बीच वाले भैया से। और जी आपका क्या हाल चाल है? अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा, अभिलंब। देखिए इनका नाम अभिलंब है, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, बढ़िया से इंट्रोड्यूस हो जाइए। चलिए इनसे भी पूछ लेते हैं, ये पार्टी से मस्त खाना पीना खा के निकल रहे हैं। चलिए जी, आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं, क्या नाम है आपका? अच्छा, इनका नाम है परावर्तित किरण। इनका नाम है परावर्तित किरण, बहुत बढ़िया। तो विद्यार्थियों इनसे अच्छे से परिचय आप कर लो, ये आने वाली किरण है और ये आपके मेहमान हैं आपके पार्टी के। और पार्टी का नाम क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन, ये पार्टी का नाम है। इस पार्टी में हमने बहुत धूम धड़के से एंजॉय किया है। और यहाँ पर जो है कहाँ पर पार्टी हो रही है? समतल दर्पण पे पार्टी हो रही है। और जिस जगह पे ये पहुँचे हैं, यानी यहाँ पर जो है ये यहाँ पर पहुँचे हैं, तो इन गेस्ट का जो नाम है आपतित किरण है, और इधर से जो है जाने वाले गेस्ट का नाम है परावर्तित किरण, और बीच में है अभिलंब। अब जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है, वही कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है। यानी कि जितना कोण से ये आया है उतना ही कोण से ये जाएगा। अरे वाह, जितना कोण से आया है उतना ही कोण से जाएगा। यानी अगर मान लूँ मैं ये एंगल I है और ये मान लूँ एंगल R है। एंगल I का मतलब ये होता है, इसको बोलते हैं इंसिडेंस रे, I डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे को R से डिनोट करते हैं, मैं लिख देता हूँ, रिफ्लेक्टेड रे इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट का I अगर ले लेंगे तो I आ जाएगा और R आ जाएगा। तो ये चीज देखा गया कि जो आपतन का कोण है इसको बोलते हैं आपतन का कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन का कोण। तो आपतन का कोण जो है परावर्तन के कोण के बराबर होता है।
यानी कि बिल्कुल इक्वल होता है। चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इनके नियम कानून भी जानेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो खुरदरी सतह हमने लिया था, खुरदरी सतह लिया था, तो यहाँ पर कैसा बनेगा, यहाँ पर देखिए कोई भी पॉइंट आप ले लो, जैसे मान के चलो इस पॉइंट की बात करते हैं, तो इस पॉइंट पे क्या बनेगा, एक इस तरह से 90 डिग्री बनेगा, ये आया और ये चला गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस वाले पॉइंट की, तो इस वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया, तो आप देखोगे ये इधर से आया और ये फिर इधर चला जाएगा, फिर ये इधर चला जाएगा। इस वाले पर देखोगे तो इस वाले पर इधर आएगा, फिर ये इधर चला जाएगा। इसका मतलब हम क्या देखते हैं, इसका मतलब ये ऊपर नीचे हो रहा है, एक जैसा नहीं है, अप डाउन है ये। तो हमें किसका काम करना, खुरदरी सतह का नहीं लेना है, हमें समतल सतह का लेना है, हमें समतल दर्पण का काम करना है। और ये समतल दर्पण वही है जो आप देख पा रहे हो। तो समतल दर्पण में इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है कि वह प्रक्रिया, वैसी प्रक्रिया जिसमें प्रकाश की किरणें एक सतह पर टकरा कर वापस उसी दिशा में लौट जाती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। बाकी डेफिनेशन वगैरह ये रटने की चीजें नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, इसको रटना कभी नहीं, बस समझना कि वैसी प्रक्रिया जिसमें प्रकाश की किरणें एक सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है, तो इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और हम समतल दर्पण यहाँ पर अभी हम ले रहे हैं, तो इसके कुछ नियम कानून हैं। क्या नियम कानून है, तो देखिए आप एक चीज ध्यान देना, दो नियम कानून है इसको। सबसे पहला कि जो आपतन का कोण होता है, आपतन का जो कोण होता है वो परावर्तन के कोण के बराबर होता है। यानी हम बोल सकते हैं एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है। ये बिल्कुल सही बात है, ये सबसे पहला नियम हो गया आपका कि जो एंगल I है वो एंगल R के बराबर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर दूसरा मैं बात करूं, ये देखो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक सतह पे एक बिंदु पर होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों जो मैंने लिखा है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही सतह पर एक बिंदु पर होते हैं। तो ये भी समझ में आ गया कि एक ही सतह पर एक ही बिंदु पर होते हैं। तो चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई किस तरीके से जो है ये दो नियम आपको याद रखना है। और इन दिनों को नियम को बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। तो जब भी आपसे पूछे तो ये आप बता सकते हो। मैं आपके सिलेबस में चेक कर लेता हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं दिया है, कुछ छूट तो नहीं गया है। हो चलिए जी, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। एक ही तल में होते हैं, हालांकि बिंदु नहीं भी लिखेंगे तो भी आप बोल सकते हैं कि एक ही तल में होते हैं। इसको आप छोटा कर देते हैं, इसको और छोटा कर देते हैं, आपके बुक में दिया है। ये लिख देते हैं एक ही तल में होते हैं, ऐसा लिख देते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे जानते हैं, थोड़ा सा आगे जानने के बाद थोड़ा सा समतल दर्पण के बारे में डिटेल जानकारी ले लेते हैं कि आइए कैसा आपका डायग्राम वगैरह बनता है, कैसा बनेगा डायग्राम में आपका। क्या बात है, गाना बन गया है। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आती है, एक होता है आप समझिए एक वस्तु जो हम लेते हैं, तो एक होता है बिंब, एक होता है प्रतिबिंब। तो आपको ध्यान देना होगा कि बिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ बिंब, बिंब को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब जो वस्तु आप ले रहे हो, और बिंब का ही क्या बनता है, बिंब का बनता है प्रतिबिंब, यानी कि उसका इमेज बनता है। बिंब का ही प्रतिबिंब यानी उसका इमेज बनता है। तो आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जो बिंब बनता है, जो ऑब्जेक्ट बनता है, एक ट्रिक समझ लो या जो समझ लो, दिमाग में सेट कर लो एकदम बढ़िया तरीके से। तो जो बिंब होता है वो कैसे बनता है,
तो वो बिंब जो बनता है वो बनता आपतित किरण के कटाव जो होता है ना, क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद से, आपतित किरणों के प्रतिच्छेद बिंदु, आपतित किरणों के प्रतिच्छेद बिंदु। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर क्या कह रहे, थोड़ा सा पेशेंस तो रखो भाई। और प्रतिबिंब क्या होता है? परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेद बिंदु। चलिए ये चीजें सीख गए। यानी अब से जब भी मैं आपको बोलूं बिंब बन रहा, बिंब बनने का मतलब हुआ कि आपतित किरणों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा उसको हम बिंब बोलेंगे, और परावर्तित किरणों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा उसे प्रतिबिंब बोलेंगे। लेकिन कुछ बातें और, यदि 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 क्या सर, क्या यदि यदि ये सच में प्रतिच्छेद होगा, समझ में, वास्तविक प्रतिच्छेद होगा, अगर वास्तविक प्रतिच्छेद होगा, और एक होगा आभासी प्रतिच्छेद। इसको नोट कर लेना आप। यदि वास्तविक प्रतिच्छेद होगा तो उसको हम बोलेंगे क्या? वास्तविक बिंब बोलेंगे। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? वास्तविक बिंब बोलेंगे। ये बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये अपनी तरफ से समझाने के लिए कर रहा हूं आपको। इसको वास्तविक बिंब कहेंगे। और यदि आभासी प्रतिच्छेद होगा तो इसको हम लोग आभासी बिंब कहेंगे। उसी तरीके से अगर यहां पर सच में लाइनें कटेगी, यानी प्रकाश की किरण पुंज आपस में कटेंगे, परावर्तित वाले का अगर वास्तविक होगा, वास्तविक प्रतिच्छेद यदि हुआ, एक हुआ आभासी प्रतिच्छेद, तो यदि वास्तविक प्रतिच्छेद हुआ तो उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक, और यदि आभासी प्रतिच्छेद होगा तो उसको आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपके पार्टी में जो गेस्ट आ रहे हैं, जो आपतित किरण आ रहा है, इनका जो कटाव बिंदु होगा वहां से बनेगा ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु बनेगा, मतलब बिंब बनेगा। और जो लोग खा पी के मस्त होके निकल रहे हैं वो क्या बनाएंगे? इमेज बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। कहते हैं ना कि पार्टी में आप जितना भी बढ़िया से, कहते हैं खस्सी के जान जाए और खवैया का स्वाद ही नहीं है, ऐसा हमारे बिहार में कहते हैं। तो ये होता है कि आप जितना भी कर लो खर्च पानी, कुछ ना कुछ तो वो बता ही देते हैं कि ये कमी था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। तो जो लोग आपके पार्टी में आ रहे हैं वो आने वाले लोग हैं, आपतित लोग हैं, आपतित किरण हैं। तो इनसे जो बनता है, एक तो वास्तविक, सच में, अगर सच में उन्हें लगेगा कि सच में वो वास्तविकता को समझेंगे, यार सच में इसने बहुत बढ़िया किया है, मतलब सच्ची तारीफ वो करेंगे आपकी, मतलब बोलेंगे सच में बहुत अच्छा आपने अरेंजमेंट किया, बहुत बढ़िया आपने काम किया। यानी वो हो गया वास्तविक तरीके से प्रतिच्छेद किया, वास्तविक तरीके से आपसे मिले तो वास्तविक बिंब हो रहा है वहां पर। लेकिन सामने सामने बोल रहे हैं ना, वास्तविक बिंब हो गया आपका। लेकिन अगर वहां बोल तो रहे हैं वो, बोल तो रहे हैं वो, लेकिन मन में क्या सोच रहे हैं? एक कमी था, वो कमी था, ऐसा था, वैसा था, यानी वो आभासी है। आभासी मतलब क्या है? ऐसा लग रहा है। आभासी मतलब क्या है? आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पर कट रहा है, लेकिन एक्चुअल में कट नहीं रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये खुश है, मैंने जो यहाँ पर इतना अरेंजमेंट किया है, ये बंदा बहुत खुश है, बहुत बढ़िया है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, वो आभासी प्रतिच्छेद है। तो वो उसका आपके सामने जो आपको दिख रहा है वो वास्तविक नहीं दिख रहा है, वो आभासी दिख रहा है। आपको ऐसा लग रहा है पर ऐसा है नहीं। उसी तरीके से ये लोग जब वापस घर चले जाएंगे तो जब आपके पीठ पीछे बात होगी, तो अगर सच में, देखिए सच में ये जो परावर्तित किरणें हैं अगर एक जगह पर कटेगी, सच में कटेगी, दिख जाएगा कट रही है, नहीं सचमुच आपकी बड़ाई मुंह पर भी किया था, बाद में भी किया था,
तो वो हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, यानी आपकी इमेज सोसाइटी में, समाज में, लोगों के बीच में अच्छी बनेगी। जैसे 100 लोग आपके पार्टी में थे तो 80 लोगों ने आपकी बहुत अच्छी बड़ाई की, और ये 80 लोग अगर 10-10 लोगों से भी बोलेंगे तो 800 लोगों को पता चलेगा कि आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, आप बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, आप बड़े दान पुण्य करते हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से पार्टी अरेंज किया था। तो जो आपका इमेज बनेगा, इमेज कहते हैं इसको, प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं, देखो इसको बोला ना मैंने, इमेज कहते हैं। जो आपका इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, वो सच में वास्तविक बनेगा। लेकिन 20 लोग ऐसे होंगे जिनको कभी आप संतुष्ट नहीं कर सकते हो, चाहे जितना भी खर्च कर दो, चाहे उनके लिए कुछ भी कर दो, आप जान भी दे दोगे ना, तब भी वो आपके लिए बुरा ही सोचेंगे और कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे। ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का रे बाबा। तो आभासी प्रतिच्छेद का मतलब वही होता है कि जो परावर्तित किरणें होती हैं वो ऐसा लगता है कि कट रहा है लेकिन कटता नहीं है, तो वो है आभासी प्रतिच्छेद। तो इस तरीके से जो है आप देखेंगे वास्तविक को एकदम रियल लाइन से दिखाएंगे, रियल रेखाओं से काटेंगे, लेकिन आभासी को डॉट 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 से मिलाएंगे। अभी फिर भी आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर कर देता हूं। लेकिन आपको दिमाग में क्या सेट कर लेना है, बिंब किससे बनता है, बिंब किससे बनता है, आपतित किरणों से बिंब बनता है जो सामने है। यानी बिंब किससे बनता है, बिंब मतलब क्या, टॉर्च लिया हमने, टॉर्च को जलाया, तो जो टॉर्च की रोशनी है, जो टॉर्च का लाइट है, वहां पर किसी वस्तु को ऐसे किया, उसकी परछाई बन गई, तो परछाई बन गई, समझ में आ रहा है। तो जिसकी परछाई बनी है तो वो हो गया बिंब, और जिसका इमेज बना है वो उसी का तो इमेज बनेगा, वस्तु का ही बनेगा। तो हम किसकी बात करेंगे, समतल दर्पण की बात करेंगे। तो देखिए हम बनाते थोड़ा समतल दर्पण, और उसके बाद इसकी भी कुछ हम चीजें सीखेंगे। अरे सही बन जा मेरे भाई। ये ले लिया, मान के चलिए ऐसा छोटा लेते हैं हम लोग, छोटा लेते हैं, ये ले लिया, समतल दर्पण ले लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ को ऐसे करते हैं ना, ऐसे कर देते हैं, तभी तो चमकदार बनेगा। ये क्या ले लिया हमने, समतल दर्पण ले लिया। अब देखिए ध्यान से आप देखोगे तो मैं एक चीज बनाने वाला हूं। मान के चलते हैं कि यहां पर जो है कोई, यहां पर ऐसे आपको बना देते हैं, ये यहां पर मैंने आपको बना दिया। तो देखो आप जितनी दूरी पर हो, मान के चलो कि आप इनसे इतनी दूरी पर हो, एच हाइट पर हो, ठीक, तो आपका जो इमेज बनेगा, यानी जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, वो दर्पण के इस तरफ उतनी ही दूरी बनेगा। ये आप ध्यान रखना, ये इतनी एच दूरी पर ही बनेगा। दूसरी बात, जो आपकी हाइट, जो आपकी ऊंचाई होगी, वो प्रतिबिंब की ऊंचाई की उतनी ही होगी। तो आइए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर यहां पर है तो मैं एक बिंदु लेता हूं, हालांकि आपके शरीर से बहुत सारी किरणें निकलेगी, लेकिन मैं एक बिंदु लेता हूं यहां से। तो अगर एक बिंदु में लेता हूं यहां से, तो एक बिंदु लेता हूं, कई तरीके हैं। देखिए अगर प्रकाश का परावर्तन 90 डिग्री पर होगा, 90 डिग्री का मतलब हुआ कि ये आपका सतह हो गया, और इस सतह से ये अभिलंब पर आया तो अभिलंब पर ही चला जाएगा। ये आपको दिमाग में सेट करना है कि जैसे ये मेरा बोर्ड है, इस बोर्ड पे अगर ये कोई प्रकाश किरण आएगी ऐसे करके, यूं 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 आ रही ये यहाँ पर आ गया, एकदम 90 डिग्री पे आ रहा। 90 डिग्री का मतलब ये देखो ऐसे आया और इसके बीच में 90 डिग्री बन रहा है। तो ऐसे करके आया, यहाँ पर आया, देखा, ऐसे करके झांक के देखा, अरे पार्टी तो खत्म हो गया है, अब तो यहाँ कुछ है ही नहीं, बिल्कुल हम आए हैं। तो कहेगा बेटा वापस हो जाओ इसी रास्ते पे। तो कहता है इसी रास्ते पे वापस हो जाओ, वरना इधर उधर जाएंगे तो पीटे जाएंगे, आमंत्रण निमंत्रण तो कुछ मिला नहीं है, बड़ी पिटाई हो जाएगी। या कई बार होता है ना, कुछ लोग जो है अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के चले जाते हैं, उन्हें लगता है खा पी के आ जाएंगे, लेकिन पता चलता है पकड़े जाएंगे, तो जिस रास्ते से आते हैं उसी रास्ते से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बड़े आसाम से हंसते हंसते जा रहा था, मजा आ रहा था, यहाँ पर गया, देखा कि यहाँ पर तो 90 डिग्री का है, अरे तरह के यहाँ जो है वापस आ गया। यहाँ पर तो वापस आ गया। तो देखिए मैं कुछ लाइनें बनाता हूँ आपके लिए, आप कई लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 90 डिग्री का लूंगा तो ऐसा होगा, ये 90 डिग्री का है, इस पे गया तो ये अभी जो मैं आपको तीर दिखा रहा हूं, ये जा रहा है आपतित किरण का। लेकिन जब ये वापस इसी रास्ते पे आएगा तो कैसा आएगा, इसी रास्ते वापस आएगा, ऐसे वापस आ जाएगा, इसी रास्ते पे, इसी रास्ते वापस आ जाएगा। ये देखिए इसी रास्ते पे क्या आ गया, वापस आ गया ये। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां पर जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है एक ही रास्ते पर है, ठीक। तो मैंने आपको ये पिक्चर क्लियर कर दिया, ठीक है जी, ये पिक्चर क्लियर कर दिया। चलिए कुछ और पॉइंट हम ले लेते हैं, कुछ और पॉइंट को समझ लेते हैं। तो हम 2 पॉइंट लेंगे ताकि यहाँ हाइट क्लियर हो जाए। देखिए एक तो आपके पाँव वाला पॉइंट लेंगे और एक ऊपर वाला पॉइंट लेंगे।
तो अब यदि मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूं, एक और ले लूं मैं, जैसे यहां पर ले लेता हूं, ये यहां पर हमने पिक्चर दिया, तो जब इसको हमने दिया तो आपको पता है कि यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा अभिलंब बनेगा, और इतने ही कोण से ये वापस होगा, होगा कि नहीं होगा, इतने ही कोण से ये वापस होगा, तो ये परावर्तित हो गया यहां पर, यानी ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तो सबसे पहले जो है हम क्या कर लेते हैं, हम इस वाले पॉइंट का यहां पर इसका इमेज देख लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो वो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेद बिंदु से बनेगा, और प्रतिच्छेद करने के लिए कम से कम 2 किरणें चाहिए होते हैं। तो अगर मैं 2 किरणें ले लूं, यहां से एक किरण ये लेता हूं, क्योंकि ये जो वापस आ रहा था ब्लैक कलर का, ये परावर्तित, इसको पीछे की ओर बढ़ा दीजिए आप, पीछे की ओर मैंने बढ़ा दिया, ये लो जी, पीछे की ओर बढ़ा दिया मैंने। अब मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको ये बोला कि देखो ये जो यहाँ एक और परावर्तन हो रहा है, हालांकि होने का तो बहुत परावर्तन हो सकता है, एक और परावर्तन हो रहा है, यहाँ भी ये वाला क्या है, ये वाला आपका कौन सा है, परावर्तित किरण है। तो इसको भी आप इसी रास्ते से पीछे की ओर बढ़ा दो, ये हमने बढ़ा दिया पीछे की ओर। चलिए जी, इसको पीछे की ओर बढ़ा दिया हमने, तो ये वाला पॉइंट मिल गया हमें, ठीक है, ये वाला पॉइंट मिल गया, यानी खोपड़ा तैयार हो गया हमारा। क्या तैयार हो गया, खोपड़ा तैयार हो गया, ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया इसका। अब जरा नीचे वाले का बात कर लेते हैं, देखते हैं, हाइट भी बिल्कुल सेम है और दूरी भी सेम होगा। तो अगर इसको हम नीचे वाले के मिलाते हैं तो नीचे वाले में सेम प्रक्रिया चलेगा। इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, हाइट इसको एज को हटा देता हूँ थोड़ा सा, एज को बाद में देख लेंगे कितनी दूरी है। तो नीचे वाले पे यदि मैं बात करूंगा तो वही 2 किरणें लेता हूं, अगर एक किरण में लूंगा जो सीधा जाएगा, तो ये वाला जो आप देख रहे हो ये वाला आपतित किरण है, लेकिन वही क्या है, 90 डिग्री पर है। 90 डिग्री का मतलब इस पे गया और वापस इसी पे आ जाएगा। तो वापस यदि ये इसी पे आ जाएगा, वापस इसी पे आ जाएगा, तो इसी पे आ जाएगा मतलब ये परावर्तित किरण है, इसको पीछे की ओर बढ़ा दीजिए आप, ये लो मैंने पीछे की ओर बढ़ा दिया, अब बढ़ गया। अब उसके बाद एक पॉइंट और आपको लेना है, तो एक पॉइंट और लेना है, तो कोई भी आप पॉइंट ले लो, चाहे ऊपर ले लो नीचे ले लो कहीं भी ले लो। तो एक पॉइंट हम और लेते हैं, चलो हम ये यहां पर ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इस तरह से। एक पॉइंट और लिया, तो ये जो हमने लिया ये क्या लिया, ये वाला ये आपतित किरण लिया हमने। अब यहां पर क्या बनेगा, सेम अभिलंब बनेगा, और वापस क्या होगा, वापस ये इसी कोण पे इधर की ओर निकल जाएगा। तो मैंने क्या बोला, इसको आपको पीछे की ओर बढ़ाना है, तो ये वाला पॉइंट मिल गया हमारा, यानी ये जो पांव है आपका यहां पर ये बन चुका है। तो जब ये पांव यहां पर बन चुका है, इसका मतलब आपका शरीर ऐसा बनेगा। कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं ये थोड़ा सा, एक्चुअली ये बोर्ड है ना, तो बोर्ड पे चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे बना दूँ, ये यहाँ पर ऐसा बना दूँ, ये यहाँ ऐसा बना दूँ, ये फिर ऐसा, ये फिर ऐसा बना दूँ, और ये वाला जो है ऐसा बना दूँ, तो कुछ इस तरह से है। इस तरीके से आपका बन गया ये। इसको हाथ दे देता हूँ, इसको भी हाथ दे देता हूँ। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये वाला आपका पिक्चर डायग्राम बन चुका है, आपका प्रतिबिंब बन चुका है। सो इसको हमने क्या समझा, इसको हमने समझा कि यहाँ पर आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो कितने भी ले लो, लेकिन हमने इस एक बिंदु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, एक बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। कम से कम 2 जगह परावर्तन होना चाहिए, तभी तो हम यहाँ पर प्रतिबिंब के लिए किन किरणों का इस्तेमाल करेंगे, परावर्तित किरणों का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या चीजें हमने सीखा कि जितनी दूरी पर ये इधर है, मान के चलिए एस दूरी पर है, तो इधर भी कितनी दूरी पर होगा, ये एस दूरी, एस मीटर पर होगा, ये भी एस मीटर होगा। जो हाइट है बिंब का एच, वही हाइट क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का। तो ये चीजें आपने सीख लिया कि जो हाइट है, जो दूरी है, सब कुछ है। साथ में यहां होता है पार्श्व परिवर्तन। क्या होता है पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है कि लेफ्ट का राइट दिखेगा और राइट का लेफ्ट दिखेगा, यानी कि जो दायां हाथ है वो बायां दिखेगा और जो बायां हाथ है वो दायां दिखेगा।
समतल दर्पण है, समतल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये देखिए आभासी प्रतिबिंब बना रहा है ये, दिस इज आभासी प्रतिबिंब है ये आभासी प्रतिबिंब है। चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं और जरा इसको अंडरस्टैंड करते हैं और बेटर तरीके से। एक पिक्चर और बनाने की मैं कोशिश करता हूं जिससे आपको चीजें क्लियर समझ में आ जाए। तो यदि मैं इसको यहां पर ऐसे ले लूं, अब थोड़ा समझना, इस बार मैं ऐसा ले रहा हूं, इस बार मैं ऐसा ले रहा हूं एक समतल दर्पण। देखो जी ऐसा मैंने समतल दर्पण ले लिया, ठीक। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर जो है एक पॉइंट लेता हूं यहां पे, ये देखिए ये वाला एक पॉइंट मैंने लिया, ये पॉइंट है ए। तो अगर ये पॉइंट ए है और ये दर्पण से इतनी दूरी पर है, समझ दो बात को, इतनी दूरी पर है, तो ऑब्वियसली जो है इतनी ही दूरी पर जो है, इतनी ही दूरी पर यहां पर जो है कोई पॉइंट और बनना चाहिए। आइए देखेंगे कौन सा पॉइंट बनता है। तो मैंने आपको क्या क्लियर किया था, मैंने कहा था कि चाहो तो ये 90 डिग्री वाला कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज इस ए से बहुत सारे किरणें निकल रहे हैं भाई, बहुत सारे। देखो ऐसे 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 बहुत सारे किरणें निकल रही हैं, इतना सारा किरण निकल रहा है, बहुत सारे किरणें निकल रही है। लेकिन हमें इतना सारा नहीं लेना है, हमें केवल 2 या 3 किरणों को लेना है, ताकि हम आसानी तरीके से परावर्तित किरणों को ढूंढ पाएं। और जब परावर्तित किरणों को हम ढूंढ पाएंगे तो हम उसका जो है प्रतिच्छेद वाला बिंदु पता कर पाएं। सो आइए इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा सा। तो ये वाला पॉइंट को मैं मिट गया था, ये ले लेता हूं। तो यहां से 3 परावर्तन करवाऊंगा मैं, क्योंकि ये 3 किरणें यहां पर ले सकता हूं मैं। देखो पहली किरण लेता हूं, एक यहां पर लेता हूं, दूसरा यहां लेता हूं और तीसरा यहां पर लेता हूं। तो 3 मैंने ले लिया। अब तीनों में क्या हो रहा? परावर्तन होगा। क्या होगा? तीनों में ही परावर्तन होगा। तो मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा मेरा पिक्चर बढ़िया हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा मैं एक चालाकी करूंगा। आप चालाकी को समझना, फिर मैं आपको बताऊंगा, आप भी ये चालाकी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो ये वाला जो है कहीं ना कहीं आप देखोगे सबका मैं अभिलंब बनाता हूं। जैसे इसका अभिलंब ये होगा, इसका अभिलंब ये होगा और इसका अभिलंब ये होगा, ये अभिलंब हो गया। तो अब यदि अभिलंब है, इसका मतलब है कि ये जो किरणें ब्लैक पेन से मैं कर देता हूं, ये आपतित किरणें परावर्तन के बाद कैसा जाएगी? ऐसा जाएगी। ये वाला परावर्तन के बाद कैसा जाएगी? ऐसा जाएगी। और ये परावर्तन के बाद कैसा जाएगी? ऐसा जाएगी। तो ये जो ब्लैक में मैंने बनाया है, अब इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा। देखो तो इसका मतलब हुआ 3 परावर्तन हुआ पर। यहाँ पर देखिए एक परावर्तन यहाँ पर हो रहा है, एक परावर्तन यहाँ हो रहा है, एक परावर्तन ये हो रहा है। मान लेते हैं पॉइंट ए है, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी एंड दिस इज द पॉइंट सी। इन तीनों बिंदुओं पर मैंने 3 परावर्तन करवाए। करवानों को मैं बहुत सारे परावर्तन करवा सकता हूं प्रकाश का, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब कैसे मिलता है? तो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन बिंदु से मिलता है। तो जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो ये आपतित किरणें हैं, और जो आपको निकलता हुआ ये आपको ब्लैक वाला दिख रहा है, ये परावर्तित किरणें हैं। ये भी परावर्तित किरणें हैं, लिख देता हूं मैं, ये परावर्तित किरणें हैं। ये नीचे दिख रहा है, ये सारे के सारे इधर वाले प्राकृतिक परावर्तित किरणें हैं। तो इनको वापस मैंने क्या बोला है अभी एक्चुअल में, तो अब इसके ऊपर थोड़ी ना कुछ जाएगा। ये दर्पण, ये प्लेन ऐसे मिरर रख दिया है और नीचे वस्तु रखा हुआ था। ये देखो ऐसे मिरर है, नीचे यहाँ वस्तु है। तो इसका इमेज जो है कितना कैसे बनेगा ये हम देख रहे हैं। तो यहाँ इसके इधर थोड़े, इसके पीछे तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन हम मिलता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि क्या बोलते हैं, आभासी सा होता है। तो इसको यदि आप मिलाएंगे तो ऐसा मिलेगा। इसको पीछे की ओर ले जाएंगे आप, यदि आप पीछे की ओर इसको ले जाएंगे तो ये वाला ऐसे मिलेगा, ये वाला कहीं ना कहीं ऐसा मिलेगा और ये वाला ऐसा मिलेगा। तो जब इसको पीछे की ओर आप मिलाएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये तीनों एक पॉइंट पे आके कट जाते हैं और यही आपका बन गया क्या? आपका प्रतिबिंब बन गया इस बिंदु का, इस बिंब का ये प्रतिबिंब ए डैश मान लो बन गया। तो आप देखोगे जो हाइट, जितनी दूरी पर ये होगा उतनी दूरी पर ये बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि यहां से अगर कोई वस्तु v वेग से जा रहा है, ऐसे करके ये सामने मिरर लगा हुआ है और ऐसे करके v वेग से आप जा रहे हैं, तो आपका जो प्रतिबिंब है आपको सामने से लगेगा कि ये दुगनी स्पीड से मेरी तरफ आ रहा है। इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आपेक्षिक या सापेक्षिक वेग कहते हैं इसको, हिंदी में सापेक्षिक वेग कहते हैं। ये हायर क्लासेस में 11th-12th में आप पढ़ोगे तो उसमें होता ये है कि ऐसा आभास होता है, किसके लिए? केवल मेरे लिए।
कोई और देखेगा, कोई और देखेगा या कुछ और उस सिस्टम से होगा, एक्चुअली में देखा जाए तो वो भी v वेग से ही आएगा। ये बुक में आपका दिया गया है। ये भी देखिए, ये वाला भी अगर ये v वेग से जाता है, ये v वेग से जाता है तो एक्चुअली में ये भी v वेग से ही आएगा। लेकिन अगर इसको लगेगा कि ये 2v से आ रहा है, इसको क्या लगेगा कि 2v वेग से आ रहा है, इसको ऐसा प्रतीत होगा इसके रिस्पेक्ट में। इसके पीछे कुछ रीजन है जो आपको हायर क्लास में समझ में आएगी, अभी डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। तो ये वेग वाला हिस्सा मैंने आपको बता दिया, समझा दिया आपको। तो मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दी। प्रकाश का परिवर्तन को 100% मैंने लगभग डन कर दिया है। तो ये वाला जो दर्पण था, मैंने बोला था प्रकाश का परिवर्तन जो है दर्पण पे होता है, तो दर्पण में मैंने समतल दर्पण को डन कर दिया। समतल दर्पण हमने सीख लिया। अब किसकी बारी है? अब बारी है हमारा गोलीय दर्पण की। फिर हम गोलीय दर्पण के बारे में सीखेंगे। तो गोलीय दर्पण में जानते हैं, आइए थोड़ा गोलीय दर्पण समझते हैं। ये जो कंसेप्ट है इसको दिमाग में आपको सेट कर लेना है। आई अगेन रिपीट, और आप मेरे साथ बोलिए। क्या बोलना है? आपतित किरणों के प्रतिच्छेद से बिंब का निर्माण होता है और परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेद से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और यदि सच में लाइन कटेगी तो वास्तविक होगा, और अगर हम अपनी मन से डॉट 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 मिलाने की कोशिश करेंगे तो वह आभासी होगा। भाई इतनी चीजें दिमाग में सेट करनी है और उसके बाद मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा एकदम से। तो देखो, बात करते हैं हम लोग कि गोलीय दर्पण बनता कैसे है। देखो, गोलीय दर्पण जो है वो दो तरीके का होता है। कैसा होता है? देखो, मान के चलते एक हम ऐसा ले लेते हैं, एक गोला ले लेते हैं। गोला समझते हो ना, मतलब एक खोखला शीशे का, एक गोला ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब उसको क्या करते हैं, इस गोले को कट करने की कोशिश करते हैं, तरबूज को काटते हैं ना, वैसे कट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इसको इधर से काटता हूं ऐसे करके, देखो एक हिस्सा ये काट सकते हैं, यानी ये हिस्सा अलग हो जाएगा। आप चाहो तो ये वाला हिस्सा भी इसको काट करके निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो जो आपके बुक में दिया है, एक बार मैं आपके बुक के डायग्राम से मिला के बनाऊंगा। रीजन केवल इतना है ताकि आप जो अपने बुक को खोलो तो आपको लगे कि वाह सर मज़ा आ गया, मज़ा ही मज़ा आ गया है यहाँ पर तो, और बड़ा अच्छा लग रहा है। कैसा अच्छा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है, लगना ही चाहिए। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर की ओर पेंट कर देता हूँ, इस हिस्से को। इसका मतलब ये हो गया कि ये हिस्सा जब कट के निकलेगा तो चम्मच जो आपने देखा ना, चम्मच उस तरीके से ऐसे निकलेगा और पीछे की ओर रंगा होगा। तो पता आपको कहाँ खड़ा रहना पड़ेगा, इस पेन को मार्कर को यहाँ रखना पड़ेगा आपको, तभी इसका अंदर दिखाई देगा। वरना अगर इसके आप पीछे रखोगे तो पीछे तो वो क्या, वो रंगा हुआ है ना हिस्सा, वो तो कलर किया गया, तो उसके पीछे तो कुछ बनेगा नहीं इमेज, तो हमेशा आगे रखना पड़ेगा। और एक जो है वो अंदर की ओर रंग देता हूँ। बोले बाहर सर रंगाई हो रही है? जी हाँ, रंगाई हो रही है और आपको समझाने की कोशिश हो रही है। यानी कि अब मैं इसको यहाँ पर अंदर की ओर रंगूंगा तो यहाँ पर मार्कर को रखोगे तो कोई फायदा नहीं है, आपको पीछे रखना होगा, बैक साइड में रखना होगा, तभी इसका इमेज बनेगा। तो यहाँ पर जो है कुछ नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? तो देखो, इस वाले को बोलते हैं उत्तल दर्पण, इस वाले हिस्से को बोलते हैं उत्तल दर्पण बोलते हैं, और इस वाले हिस्से को बोलते हैं अवतल दर्पण। इसका नाम भी थोड़ा करते हैं, ठीक। इस वाले हिस्से को अवतल दर्पण, इसको काट के निकाला हमने, तो जब इसको काट के निकाला सोचे क्या नाम रखा जाए, क्या नाम। जैसे बच्चे का जन्म होता है ना, तो पहले एक ऐड आता था कि मतलब एक गुरुजी के पास ले जाता है तो बोलता है इसका नाम क्या रखें, गुरुजी खांस देते हैं खांस देते हैं, तो वो माँ बाप समझ लेते हैं कि उस बच्चे का नाम क्या रखें तो फिर क्या होता है, उसका नाम भी ऐसा ही हो जाता है तो जहाँ भी कोई खांसता था तो वो सोचा था मुझे बुलाया जा रहा है। तो ये जो है एक सिरप, खांसी के सिरप का ऐड था एक्चुअली वो। तो सोचा इसका नाम क्या रखा जाए, तो बोले लगता तो उठा हुआ है, मतलब ये ऐसा आपको दिख रहा है ना, इधर रंगा हुआ है ऐसे करके, ऐसे करके है, ये डस लेंगे, ऐसा करके सांप डस लेंगे। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये इधर हमने अंदर की ओर रंग दिया है और ये वाला हिस्सा उठा हुआ है, लेकिन इसके सामने हम ऐसे जा रहे हैं तो हमें चेहरा दिखाई दे रहा है। तो ये उठा हुआ है, तो उठा हुआ है, इसलिए उत्तल नाम रख दिया, उत्तल। ये उठल है, बिहार में कहते उठल है, ये उठा हुआ है तो उत्तल है ये, तो उत्तल है, ये उत्तल दर्पण है, ठीक। अब इसका क्या नाम रखें, तो इसका आप देखोगे तो पीछे की ओर कलर है, आगे की ओर तल बना हुआ, तल मतलब गड्ढा है, तो इसको बोलते हैं अब तल। तल मतलब गड्ढा होता है, तल मतलब प्लेन भी होता है
और गड्ढा तरह की भी समझ सकते हैं। इसका जो तल है वो इधर की ओर है, जिसको बोले अवतल दर्पण। दर्पण क्यों? दर्पण इसलिए क्योंकि यहां पर होने वाला है प्रकाश का परावर्तन। तो दो तरीके से आपने सीखा, उत्तल दर्पण सीखा और अवतल दर्पण सीखा। यानी कि अगर मैं इस बीच वालों को हटा भी दूं, ऐसे डॉट 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 कर दूं, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, यानी तो इसका मतलब एक इधर की ओर हो गया और एक इधर की ओर हो गया, और इसको हटा देता हूं। तो इस तरीके से ये आपने देखा कि दो तरह के आपके सामने हैं। अब होता क्या है कि कहीं ना कहीं बीच में सेंटर होगा इसका। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा? तो वो जो सेंटर होगा, इस लाइन को यदि आप क्रॉस करवाओगे तो इधर की ओर जाएगा, जो इस दर्पण को हाफ हाफ डिवाइड करेगा। और यही लाइन यदि इधर की ओर आप खींचोगे तो ये लाइन कैसा चला जाएगा? इधर की ओर आ जाएगा, जो इस दर्पण को इधर की ओर हाफ हाफ ब्रेक करेगा। इस लाइन को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो ये मुख्य अक्ष हो जाता है। ये हमेशा आपको ध्यान देना है कि अभी इस पे जितने रे डायग्राम हम रखेंगे, इसी के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। हमें रखना होगा कहाँ रखेंगे? तो इसी के ऊपर। हालांकि ये मेरा मार्कर बड़ा है, पिक्चर छोटा और बड़ा बनेगा, तो यहाँ पर ऐसे रखेंगे और इसे नजदीक करके देखेंगे। जैसे कि ये वाला सामने रखा हुआ है अवतल दर्पण। अब क्या करेंगे? फुचुक से यहाँ पर खड़ा हो जाएंगे, देखते हैं हम कैसे बड़ा दिख रहे हैं, छोटा दिख रहे हैं। फिर सेंटर में आके देखेंगे, बड़ा दिख रहे हैं, छोटा दिख रहे हैं, और आगे देखेंगे। तो आप इस तरीके से जब देखोगे तो अभी हम बनाएंगे कि किस तरीके से कहाँ कहाँ जब हम खड़े होंगे तो कहाँ कैसा हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया। अब देखो, इस जो त्रिज्या है, ये तो केंद्र हो गया, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। इस केंद्र का नाम होता है वक्रता केंद्र। ये जो केंद्र आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र के नाम से इसको जानते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और आप देखोगे यहाँ पर कि जो वक्रता केंद्र है आपका, समझ में आ गया? वक्रता केंद्र हो गया आपका। तो ये जो त्रिज्या बनता है, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको? ये देखो, यहां से लेके जो है यहां तक, ये जो डिस्टेंस है, इसको आर से डिनोट करते हैं। और आर को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। स्मॉल आर भी हो सकता है और बड़ा आर भी हो सकता है। ये तो ये वक्रता त्रिज्या होता है। वक्रता का मतलब वक्र है, टेढ़ा है, वक्र, कर्व है ये, इसलिए वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें समझ में आपको आ गई, ये चीजें पिक्चर क्लियर हो गया। अब आपके सामने कुछ चीजें और मैं बता दूं कि क्या क्या नियम कानून होता है और किस तरीके से होता है। तो आप हमेशा ध्यान देखोगे, मैं अगर यहाँ पर पिक्चर करके बनाऊं, यहाँ पर मैं जैसे कि इस अवतल दर्पण को यहाँ पर बनाता हूं मैं, तो यदि मैं इस अवतल दर्पण को यहाँ पर बनाता हूं, क्या कैमरे में दिख रहा है साफ साफ? जी, कैमरे में साफ साफ दिख रहा है। और यहाँ पर इसको मैं इस तरह से ये वाला बना दूं, ये मुख्य अक्ष बना दूं, तो एक चीज आप देखोगे कि जितने भी प्रकाश की किरणें आएंगी जो इस मुख्य अक्ष के पैरेलल होगा, ये आपको कुछ नियम ध्यान रखना है। पहला नियम ध्यान रखना है कि जितने भी लाइनें आएंगी जो मुख्य अक्ष के पैरेलल होगी, देखो मुख्य अक्ष के पैरेलल है, जो भी है मुख्य अक्ष के पैरेलल आएगी, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, तो ये कहाँ से निकलेगा? तो एक बिंदु से निकलता है जिसको हम लोग फोकस कहते हैं। देखो, एक बिंदु निकलता है जिसको हम लोग फोकस कहते हैं। एफ जो होता है वो फोकस होता है, एफ को फोकस कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? फोकस, एफ फोकस होता है। और ये जो फोकस होता है ऑलवेज वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी यहां पर होता है, यहाँ एफ आधा होता है, यानी जो वक्रता त्रिज्या आपको दिख रहा है उसका आधा फोकस होता है। और यहां पर जो है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो दूरी है आपका, इस दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी के नाम से जानते हैं इसको। कांच का खोखला गोला हमने लिया था, ठीक है, चलिए। तो यहां पर जो है इस दर्पण से एफ पॉइंट के बीच की दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये देखिए एफ, छोटा एफ दिखा देते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। या आप चाहो तो अलग अलग लेटर्स एफ का होता है, चाहो तो ऐसे दिखा दो, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। उसी तरीके से इधर भी सेम प्रोसेस होगा, यहाँ भी कोई फोकस होगा, जैसे यहाँ पर भी इसका एक फोकस होगा, यहाँ भी कोई फोकस होगा, और इस दूरी को हम लोग क्या दिखाएंगे? स्मॉल एफ से दिखा देंगे हम लोग। तो ये स्मॉल एफ क्या होता है? फोकस दूरी होता है। स्मॉल एफ को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इतनी जानकारी हमने सीख लिया, और कुछ जानकारी लिया जाए? जी सर बताइए, बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में। भाई मजा तो आएगा ही, जब हम मजे ले लेके पढ़ा रहे हैं तुम्हें भी मजा आएगा।
हमेशा पता है, जब शिक्षक जो टीचर होता है ना, वो क्लास में जब खुद इंटरेस्ट लेता है किसी टॉपिक को लेकर, जब खुद एक्साइटेड होता है, खुद इसे अच्छा लगता है, तो सामने वाले विद्यार्थी को भी उनमें इंटरेस्ट आ जाता है। रीजन क्या है कि आप इसको ज्वाइन नहीं कर रहे हो, आप मुझे ज्वाइन कर रहे हो। आप इसको बाद में समझ रहे हो, पहले मुझे समझ रहे हो। आप इसको बाद में देख रहे हो, पहले मुझे देख रहे हो। तो जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आभासी प्रतिच्छेद या आभासी प्रतिबिंब, ये सब मेरे मुंह से आप सुन रहे हो, मेरे एटीट्यूड, मेरे स्टाइल से आप देख रहे हो, तो आप प्रभावित मेरे स्टाइल से हो, मेरे टीचिंग से हो, वरना ये तो बुक में भी लिखा गया है। तो एक टीचर का एक क्लास का माहौल सही बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दिमाग काफी चंचल होता है। चंचल का मतलब इधर उधर भाग जाता है, मतलब एक जगह पढ़ते रहते क्लास में, कभी इधर चला जाता है, कभी हवाई जहाज में उड़ता है। मेरे साथ होता था ना, मैं फिजिक्स क्लास में या मैथ क्लास में बैठता था, तो बोर होने के बाद जो है अपने कोचिंग में कभी हवाई जहाज में उड़ रहा हूँ, तो कहीं पहाड़ों पर घूम रहा हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, मतलब मेरा फिजिकली केवल बैठा, मेंटली तो बिल्कुल मैं चला जाता था। तो एक सही टीचर का जो काम होता है कि बच्चे जो क्लास में बैठे हैं उसको मेंटली, उसके दिमाग को कहीं ना जाने दे, वो बांध के रखे, वो चुंबक रखे, वो अट्रैक्शन रखे, जिससे कि बच्चे जो है मजबूर हो जाएं, कहीं और ना जाएं। कोई जानबूझकर शौक से बाहर का खाना नहीं खाता है, उसे कुछ ना कुछ मजबूरी होती तभी वो बाहर का खाना खाता है। और अगर कोई जानबूझ के बिल्कुल नौटंकी ड्रामा कर रहा, नालायक है, तो खैर वो तो पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। लेकिन जनरली अगर बच्चों का मन क्लास में भटक रहा है, तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी एक टीचर पे जाती है कि टीचर आखिर ऐसा कौन सा माहौल बना रहा है जिससे बच्चे का जो मन है वो बाहर जा रहा है। आप उस माहौल को क्लास में बनाइए, ऐसा इंटरेस्ट बनाइए, क्योंकि काम और प्यार जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता भाई, उसमें इच्छा जगाना पड़ता है। तो वही चीज मैं जगाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ अगर मैं बात करूं फोकस पे, फोकस दूरी पे, ये चीजें हमने सीख लिया, और हम आगे सीखते हैं, आगे हम सीखते हैं इसको और बेटर तरीके से समझते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो आपका आर है वो किसके बराबर है, 2f के बराबर है। आर किसके बराबर है, 2f के बराबर है आपका आर। चलिए, ये चीजें भी हमने सीख लिया कि जो आर है वो 2f के बराबर है। इसको हम साबित भी कर सकते हैं, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए, प्रूव करने के लिए माना कि एक अवतल दर्पण हम लेते हैं, ले लिया, पीछे पुताई भी कर दिया। अवतल दर्पण लेने के बाद ये मान लेते हैं पॉइंट P मान लेते हैं, इसको ये पॉइंट P मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अवतल दर्पण लेने के बाद मैंने बोला था कि कोई भी लाइन जो कि आती है, अगर समांतर आती है तो कहाँ से गुजरती है, वो आने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो ये आया समांतर, और ये कहाँ से गुजरा, फोकस से गुजरा, यानी ये वाला हो गया फोकस, ये F से गुजरा, ठीक है जी, ये F से गुजरा। तो इसके बीच में जो F से गुजरा है, तो आप देखो ध्यान से, एक चीज आपको क्लियर होगी कि जब इसको हम यहाँ से गुजार रहे हैं तो बीच में क्या होगा, C भी होगा। C क्या होता है, C क्या होता है, देखो यहाँ ये वाला C है सेंटर, ये सेंटर हो गया आपका। तो ये जो अभिलंब है ये सेंटर से मान लो मिला देते हैं, क्योंकि यहीं से गुजरेगा। ये क्यों गुजरेगा सेंटर से, क्योंकि मैंने बोला था जितनी चीजें सेंटर से, अगर आप किसी भी, देखो सेंटर से अगर आप किसी भी सर्किल पे डालते हो, देखो ये है सर्किल, ये है वृत्त, सेंटर से कोई भी लाइन डालोगे तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। देखो ये 90 डिग्री बनता है, सेंटर से कहीं भी डालोगे स्पर्श रेखा में 90 डिग्री बनता है। तो सेंटर वाला अभिलंब सेंटर से, ये C मान लिया हमने, ये C है आपका। और हमें क्या साबित करना है, तो हमें साबित ये करना है कि ये वाला जो दूरी है और ये वाला दूरी आपस में बराबर है, या CP जो है वो दोगुना है CF से, जो भी मान लो। तो ये मान लेते हैं पॉइंट M मान लेते हैं इसको, ये पॉइंट M हो गया। ये लाइन थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, इसको सीधा कर देते हैं। तो अब देखो ध्यान से कि जब यहां पर क्या होगा, ये हो गया एंगल I और ये हो गया एंगल R। तो जब समांतर है, समांतर का मतलब ये भी क्या बनेगा, एंगल I बनेगा। एकांतर कोण जो होता है, एकांतर कोण कैसा होता है, ये दो लाइनें समांतर ले लिया हमने, और यहाँ पर ये I है तो ये भी I हो गया, ये हो गया एकांतर कोण, इसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण, जैसा भी आप बोल सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इस त्रिभुज की बात करता हूँ, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज MCF, ट्रायंगल MCF की बात करता हूं, तो एंगल I जो है एंगल R के बराबर होता है, ठीक, यहाँ बराबर हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ का मतलब हो गया जो CM है वो किसके बराबर हो गया, जो CM है वो FM के बराबर हो गया, जो CM है वो FM के बराबर हो गया, ये जो CM है ये FM के बराबर हो गया, ठीक है। अब जो है अगर हम मान के चलते हैं, यदि द्वारक छोटा है, दर्पण का द्वारक छोटा है, दर्पण का जो द्वारक है वो छोटा है,
तो छोटा का मतलब क्या हो गया, दर्पण छोटा कर देंगे, तो छोटा कर देंगे भाई, तो देखो आ जाओ इधर आ जाओ, देखो क्या हो जाएगा, ये वाला है ना, इसको और छोटा कर देंगे, तो ये वाला एम और ये वाला पी एक ही बिंदु पे आ जाएगा, देखो और छोटा और छोटा और छोटा, सर कितना छोटा करेंगे, अरे और छोटा कर दे और छोटा, तो इतना छोटा हो जाएगा कि पूरा का पूरा एम और पी लगभग एक ही बिंदु पे आ जाएगा, यानी कि एम वाला जो बिंदु है वो पी पर आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ये एम एफ हमने लिया, एफ एम लिया है, आपका एफ एम है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये पी एफ के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर देखो ये वाला एफ एम सी एम के बराबर है, तो इसको अगर समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें, तो हम क्या बोल सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं कि आपका जो क्या है, क्या है, क्या है, सी एम लिया था ना हमने, उल्टा ले लिया था, सी एम नहीं भाई, ये बनेगा सी एफ बनेगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, क्योंकि कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये जो दो कोण होते हैं, आधार वाले दो कोण होते हैं, जैसे मान लो एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर होगा, तो वैसे ही ये वाला लिया तो ये आधार हो गया सी एम, तो ये सी एफ और एफ एम बराबर होगा, तो यहाँ क्या बोल देंगे, जो सी एफ है वो एफ एम के बराबर नहीं, पी एफ के बराबर है, ये बराबर कर दिया ना हमने। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2pf, और पीसी को किससे डिनोट करते हैं, आर से, और पीएफ को इससे, किससे, एफ से, स्मॉल एफ से, फोकस दूरी से, तो आर इज इक्वल टू एफ, हमने यहाँ प्रूव्ड कर दिया, यहाँ पर ये हमने साबित कर दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने ये सीख लिया कि किस तरीके से अगर आपको साबित करने के लिए आए तो आप इसको बड़े आसान तरीके से साबित कर सकते हो। चलो, तो ये जानकारी भी हमने ले लिया, ये चीज़ें भी हमने सीख लिया, साथ में कुछ नियम जान लेते हैं, क्या क्या नियम होता है, उन नियमों के बारे में भी जानेंगे। तो लगभग 56 मिनट का वीडियो का लेंथ अब तक हो चुका है, और चलिए यहीं पर मैं इस पार्ट का पड़ाव यहीं पर रखता हूँ, और अगले पार्ट में हम क्या सीखेंगे मैं बता देता हूँ। अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि जो हमने गोलीय दर्पण लिया है, तो गोलीय दर्पण में अभी हमने संबंध सीखे हैं, अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि जो गोलीय दर्पण है अलग अलग दोनों तरह का, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, वहां पे वस्तु को कहां कहां रखें, जैसे कि एक बार एफ पे रख के देखेंगे, एफ से पहले रख के देखेंगे, एफ के बाद रख के देखेंगे। अब घर पे ट्राई करना, बंद कमरे में अगर कोई लाइट जल रही होगी, कैंडल जल रहा होगा, कुछ भी जल रहा होगा, तो आप उसके सामने नज़दीक में रखोगे वस्तु को, कोई भी वस्तु को रखोगे तो उसकी जो परछाई है दीवार पे बहुत बड़ी बनेगी, और जैसे जैसे दूर लेके चले जाओगे तो आप देखोगे परछाई जो है छोटी होती चलेगी, साइडों छोटा होता चला जाएगा, और एक समय ऐसा भी आएगा कि जो एक्चुअल साइज होगा वस्तु का उतना ही परछाई उसका शैडो बनेगा, और उससे और यदि आप पीछे लेके चले गए तो वो वस्तु की शैडो जो है परछाई और छोटा होता चला जाएगा। तो यही चीज़ें जो आम लाइफ में रोज आप करते हो, वही इसको मैं बोर्ड पे केवल सिखाऊंगा आपको कि कैसे कैसे इसको मिलाते हैं, क्या क्या नियम है। तो एक गोलीय दर्पण कंप्लीट हो जाएगा, और उसमें फिर हम लेंस के बारे में सीख लेंगे, तो प्रकाश का अपवर्तन भी क्लियर हो जाएगा। ये दो चीज़ें क्लियर हो जाने के बाद देखेंगे अगर पार्ट 3 में बच गया आँख वाँख के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में कि दृष्टि दोष वगैरह जो होता है, इसके बाद मतलब मुझे पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 अगला आएगा, और पार्ट 3 अगर लगा पार्ट 3 आना चाहिए तो पार्ट 3 भी लाया जाएगा, 3 पार्ट में चैप्टर को फिनिश्ड कर देंगे। तो इसी के साथ दमदार जोशीले अंदाज में हमने पार्ट 1 का समापन किया, और मुझे बड़ी खुशी होती है पढ़ाते हुए, क्योंकि इतना तो ऑफलाइन भी मैं इतना एक्साइटमेंट से नहीं पढ़ाता जितना कि मैं कैमरे के सामने आपके लिए पढ़ाता हूँ, और ये केवल पूरा का पूरा केवल आपके लिए है। तो आप मेरी कद्र कीजिए, मेरी मेहनत की कद्र कीजिए, क्योंकि जब आप किसी की मेहनत की कद्र करना सीखते हैं तभी आपको पता चलता है कि सामने वाले को कैसा मेहनत कर रहा है। और दूसरी बात, आप किसी की मेहनत कद्र तब कर पाते हैं जब आप खुद मेहनत करते हैं। कहते हैं ना कि जब कोई खाना परोस के लाता है, यानी जिसने भी खाना बनाया, आपने पनीर की सब्जी बनाई अपने दोस्त के लिए, तो आपको पता है कि कितना मेहनत उसमें किया गया है, लेकिन आपके दोस्त की नज़र में क्या है, उसे नहीं अच्छा लगेगा, कूड़े में नीचे फेंक देगा, आपको बहुत बुरा लगेगा। आपको बुरा इसलिए लगेगा कि आप कहेंगे कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया, इसने क्यों फेंक दिया, क्योंकि उस मेहनत की कद्र केवल और केवल आप जानते, वो नहीं जानता है। तो जो मेहनत की कद्र करना जानता है वही दूसरे की मेहनत की भी कद्र करता है। तो मेहनत क्या करना है, क्या आपको जो है धूप में खड़े होकर पत्थर तोड़ना है, मांझी बनना है, मांझी द माउंटेन मैन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं,
23 साल में पहाड़ को तोड़ दिया। हालांकि उनका भी योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन वो काम तो आपको नहीं करना है। आपको तो मस्त घर के अंदर बैठना है, पंखा कूलर एसी जो भी है खोल लो। आप खोल लेने के बाद अपनी बुक्स को खोलो, आप स्टडी करो, मस्त ईयरफोन लगा के, लीड लगा के, या जैसे भी आपको लगता है आप, या आपका टीवी में कनेक्ट है या पीसी में है या लैपटॉप में, जैसे भी देखना है आप इन वीडियोज को देखो, समझो। कुछ डाउट हो तो कमेंट में जाके सेक्शन में मुझे बताओ। मतलब प्रॉपर तरीके से काम करो यार, इससे अच्छा और आसान काम क्या हो सकता है आपके लिए। अगर आपको पेरेंट्स कहते, सोचो कि अगर पढ़ाई की जगह पे ये थ्योरी वाली चीज़ें नहीं होती, वो आर्मी वाली ट्रेनिंग होती, तो सोचो कैसा आपके लिए होता। फिर तो आपको धूप में दौड़ना पड़ता, आपको मेहनत करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता। लेकिन इतनी मेहनत नहीं है, फिर भी क्या है, एकदम मस्त, पता नहीं क्या सर, बड़ी नींद आता है सर, क्या बोले, एकदम पंखे के सामने छोड़िए, अभी गर्मी का दिन है ना, खाना खा लेते हैं ना, खाना खाने के बाद बड़ा नींद सा आने लग जाता है। पढ़ने का जैसी किताब खोलते हैं ऐसे करके पेज देखते हैं, नींद आने लग जाता है। अब नींद आने का मतलब तो आप भर पेट खा लोगे, ठूस ठूस के खा लोगे एकदम कुंभकर्ण की तरह, उसका कुंभकर्ण सोओगे तो क्या फिर मिलेगा जिंदगी में? कुछ तो नहीं मिलेगा ना। और ऐसे जिंदगी काट दोगे। माँ बाप आपका साथ कब तक देंगे? 25 साल की उम्र तक, ग्रेजुएशन तक, 30 साल की उम्र तक, या जब तक उनका शरीर चलेगा, जब तक वो कमाएंगे तब तक आपका साथ देंगे। उसके बाद जब आपकी उम्र, मैंने ऐसे लड़कों को भी देखा जिनकी उम्र 35 साल हो गई, 35 साल हो गई, जिंदगी में कुछ नहीं किया, माँ बाप के भरोसे रहे, पढ़ाई भी उतना ढंग से नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे, मस्त है आज भी जो है माँ बाप कमा रहे हैं, सरकारी नौकरी है, जिंदगी जी रहे हैं। और जब वो अचानक से उनके ऊपर बर्डन आता है, जिम्मेदारी आता है, तब उन्हें लगता अरे ये क्या हो गया, अरे हमें ये भी करना पड़ेगा, हमें ये भी करना पड़ेगा। तो कहते हैं जब आधा जीवन बीत गया बनवासी सा रोते गाते, तब इस दुनिया में पता चला सोने के हिरन नहीं होते। मृग मरीचिका, भगवान राम को ये सीता माता के मन में रह गया कि वो सोने का हिरन है, और वहां तो वो क्या था, रावण का मामा था, जो भ्रम बना दिया था, माया का जाल बना दिया था, और उस सोने के हिरन के लालच में जो है सीता का अपहरण हो गया, रावण लेके चला गया, और यहां पर सीता का वियोग हो गया। तो अब मेरी बात समझो, ऐसा ना हो जाए जिंदगी आधा से ज्यादा ऐसी गुजर जाए, क्योंकि जिंदगी में जब आप मेहनत नहीं करते हैं दोस्त, तो आपको ना मेहनत करने की आदत हो जाती है। और जो व्यक्ति मेहनत करता है फिर उसे मेहनत करने की आदत रहती है। जैसे अक्षय कुमार को देखो, बहुत सारे आप सेलिब्रिटी को देखो जो आज भी फिट हैं, 50 साल से ऊपर उम्र होने के बावजूद भी आज भी वो पिछले 25 सालों से सुबह 4 बजे उठते हैं, रेगुलर वर्कआउट करते हैं, शूटिंग पे सबसे पहले पहुंचते हैं, और देखो इस उम्र में भी इतने फिट हैं वो, तो वो उनको मेहनत करने की आदत हो गई है। लेकिन बहुत सारे सेलिब्रिटी उनके साथ आए जो आज बुढ़े से दिखते हैं, कई लोग गुजर गए, बहुत सारे रीजन है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप मेहनत करना सीख जाओगे ना तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। अभी तो छोटी छोटी चीजें आप पढ़ रहे हो, छोटी छोटी किताबें हैं, तो आपको भगवान ने 24 घंटा दिया, कल को आप 12वीं में जाओगे, वहां सिलेबस और बड़ा हो जाएगा, तो क्या टाइम आपके लिए एक दिन में 25 घंटा मिलेगा? क्या आपको 30 घंटा मिलेगा? नहीं, तब भी आपको 24 घंटे ही मिलेंगे। और यदि आप 10th में आपने मेहनत नहीं किया, आपने 10th बोर्ड की मेहनत नहीं किया, तो आपको यही नहीं पता होगा मेहनत कैसे किया जाता है। और जब अचानक बोर्ड के टाइम में या 12th के टाइम में इतना बड़ा सिलेबस आप देखोगे तो आपको एकदम से हार्ट अटैक जैसा आ जाएगा, अरे बाप रे मैं क्या करूं, इतना बड़ा सिलेबस है, ये क्या कर लिया मैंने। और रात को जो एग्जाम के टाइम में 2-2 बजे रात तक खोल खोल के उल्लू की तरह पढ़ रहे हैं। उसको सीरियस करते हैं, सिंसियर नहीं करते हैं। सीरियस तरीके से नहीं पढ़ना है, सिंसियर तरीके से पढ़ना है, प्रॉपर टाइम देना है, रोज 1-1.5 घंटे का समय देना है, और एग्जाम के टाइम तक एकदम फ्री होकर सुकून से रहना है। जब मेरा 10th बोर्ड का एग्जाम 10th का हुआ था, तो उस टाइम पे मैं बड़े फ्री होकर रहता था, क्योंकि उससे पहले मैंने इतना मेहनत कर दिया था कि एग्जाम के टाइम में मुझे कहीं ऐसा नहीं होता था कि मुझे पढ़ने की जरूरत हो। उल्टा मैं चैलेंज करता था कि मेरे साथ 5 लड़के बैठ जाओ और एक बुक ले लो, कोई SST की बुक ले लो, कोई सोशल साइंस की बुक ले लो, कोई मैथ की बुक ले लो, और लगातार एक के बाद जहां से मन करे वहां से पूछो, मैं जवाब दूंगा। तो इस लायक मैंने अपने आप को ढाला था, प्रैक्टिस करता था कि सारी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ये केवल आधा 1 घंटा का वीडियो देख लेने से आपकी चीजें पूरी नहीं हो जाएंगी, इसके बाद आपको रिटेन वर्क करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं आपको बुक खोल के समझना होगा। और मेरे कुछ अच्छी बातें बोलने की वजह से मेरा वीडियो का लेंथ बढ़ जाता है। पता नहीं आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी दिल की बात आपसे कह पा रहा हूं। सो इसी के साथ दमदार जोशीले अंदाज में यहीं पर हम इस पड़ाव को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।